सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक बहुत ही प्यारे कोट के साथ। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं व्हेन द वेल इज ड्राई वी विल नो द वर्थ ऑफ वाटर। देखो मतलब क्या है इस कोट का, मतलब सिंपल है, जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। जब हमारे पास पानी नहीं होता तो हमें पानी की वैल्यू पता चलती है, ऑक्सीजन नहीं होती तो ऑक्सीजन की वैल्यू पता चलती है। जैसे लेट से एग्जांपल ले लिए, जैसे जैसे विंटर आता है, ठीक है, जैसे जैसे विंटर आता है तो विंटर से पहले हम एकदम कैजुअल होते हैं, दिवाली से पहले एकदम कैजुअल होते हैं, एनवायरनमेंट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं सोचते। जो हमारी दिल्ली की जो एयर है वो पॉल्यूटेड है नहीं है, कुछ नहीं सोचते उसके बारे में। दिवाली के बाद जब हमें जो पॉल्यूशन है एकदम साक्षात दिखाई देने लग जाता है तो उसके बाद हम इसके बारे में वरी करने लगते हैं। तो सेम बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहे हैं कि जब वेल ड्राई होती है तो हमें पानी की वैल्यू पता लगती है। जब पानी हमारे पास नॉर्मली होता है तो हमें कुछ ऐसा एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम डेजर्ट में जाते हैं तब हमें एक्चुअल में पानी की वैल्यू पता लगती है। ऑक्सीजन नहीं होता तो ऑक्सीजन की वैल्यू पता लगती है। क्लाइमेट चेंज होता है, सी लेवल बढ़ता है तो हमें एनवायरनमेंट की वैल्यू पता लगती है। तो यही कुछ मतलब है हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन का, और बहुत ज़्यादा रिलीवेंट कोट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन से। अब आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है ग्रीन वॉशिंग के ऊपर। देखो सीएपीएफ एग्जाम के अंदर हमारा टारगेट क्या है, हमारा डेली डिस्पैच हम क्यों करते हैं, ये डेली डिस्पैच का डिस्कशन क्यों करते हैं, ताकि आपकी जो नॉलेज है उसको डाइवर्सिफाई करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसे थोड़ा ना लिखना है, आपको 4 ऐसे लिखने हैं और आपको ये भी नहीं पता वो 4 ऐसे कैसे आएंगे। जब जैसे जैसे जो हमारा है सीएपीएफ है, जैसे जैसे बेसिकली जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं, 2024 हो गया, 2025 आ जाएगा, अब 2026 आ जाएगा, तो 2019 का या 2018 का पेपर देखोगे तो बहुत इजी लगेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सीएपीएफ का स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है। तो सीएपीएफ अब वैसा नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आपने 10 या 15 टॉपिक कर लिए, लेट से इसी में से आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये 2024 के पेपर ने हमें बता दिया। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम अपनी नॉलेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और डाइवर्सिफाई करने में हमारा आज का टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग। ऐसे आज से पहले ग्रीन वॉशिंग ऐसे हमने डिस्कस नहीं करा, और ये जो डायरेक्ट ग्रीन वॉशिंग है ये यूपीएससी सीएससी जो हमारा सिविल सर्विसेज होता है उसके अंदर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आया था। ग्रीन वॉशिंग बेसिकली पूछा था होता क्या है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग समझते हैं, उसके बाद अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और अपनी नॉलेज को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं। देखो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, कोई कंपनी, लेट से कोई कंपनी है, वो आपको प्रोडक्ट बेच रही है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट बेच रही है, बोल रही है कि ये सारी जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोसेस है उससे बनाया गया, मतलब ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, ऐसे बनाया हुआ है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट के अंदर झांक के देखते हैं, नहीं ठीक है, जब आप प्रोडक्ट के अंदर जाके देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है यही पेड़ों को काट के बनाया गया है। तो ये क्या चीज़ है, यही ग्रीन वॉशिंग है कि दिखा रहा है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कर उसका उल्टा रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, ग्रीन वॉशिंग। जैसे सफ़ेदी पोत देते हैं ना दीवारों पे, जो पीछे का होता है छुप जाता है, वैसे ही ग्रीन वॉशिंग पोत देते हैं। तो उससे क्या होता है कि दिखता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, लेकिन करता है उसका उल्टा। सेम चीज़ क्या कर रही है हमारी इंडियन रेलवे, सेम चीज़ क्या कर रही है हमारी इंडियन रेलवे। कैसे सर, कैसे कर रही है इंडियन रेलवे? देखो इंडियन रेलवे क्या कह रही है, अपने आप को 100% इलेक्ट्रीफाई कर रही है। 100% अपने जो कोचेज हैं उसको इलेक्ट्रीफाई कर रही है। तो इलेक्ट्रीफाई करने से होगा क्या, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, प्लस जो हमारा एमिशन होता है, CO2 एमिशन होता है डीजल से, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कह रही है क्या हमारी इंडियन रेलवे। ठीक है, तो आप तो बोलेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई कि इलेक्ट्रीफाई कर रही है 100%, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा बचेगा क्योंकि डीजल जो है वो नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, CO2 एमिशन कम होगा। तो ये दोनों चीज़ें होंगी, तो आप क्यों कह रहे हैं सर कि ये जो है ये इंडियन रेलवे जो है ग्रीन वॉशिंग कर रही है? देखो एडिटोरियल समझोगे तो ये चीज़ पता लगेगी। चलो एडिटोरियल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो आपको पता है कि इंडियन रेलवे अब 100% इलेक्ट्रीफाई कर रही है अपने पास, तो उसके जो पुराने जो कोचेज हैं जो डीजल पे चलती है, जो डीजल वाले कोचेज थे हमारे, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो उसको क्या कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, उसकी एक रिट्स लिमिटेड है, हमारी कंसल्टेंसी फर्म है इंडियन रेलवे की, ये क्या कर रही है, उन लोकोमोटिव को अमेरिका में बेच रही है, अमेरिका नहीं अफ्रीका में बेच रही है, अफ्रीकन रेलवे को वो बेच रही है, थोड़ा सा कन्वर्शन करके कि ब्रॉड गेज है तो उसका कैप गेज करके उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, और ये जो हो रहा है कि सेकेंड हैंड हम जो हमारे लोकोमोटिव है जो बेच रहे हैं अफ्रीका में, ये फर्स्ट टाइम कर रही है इंडियन रेलवे। ठीक है, इसका एफर्ट री इंजीनियरिंग रीपर्पसिंग एग्जैक्टली वही चीज़ कि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको वहाँ पे बेच रही है, इसको स्क्रैप में नहीं डाल रही, स्क्रैपिंग नहीं कर रही इसकी। स्क्रैपिंग मतलब कि जैसे कि हम 100% इलेक्ट्रीफाई करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं, जो हमारे डब्बे हैं, जो हमारे इंजन है, हमारे जो इंजन है बेसिकली जो डीजल पे चलते हैं, उनको तो कबाड़े में बेचना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि वो इंजन तो काम नहीं आएंगे, क्योंकि अब तो हमें 100% इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, वो तो डीजल से चलते हैं। तो उन इंजन का क्या होगा? देखो, उन इंजन को स्क्रैप करना पड़ेगा। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्क्रैप करने की जगह उसको अफ्रीका में बेच रही है। सिंपल चीज़ ये कर रही है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ कर रही है इंडियन रेलवे। देखो, अच्छी चीज़ तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वरी करने वाली भी चीज़ें हैं। देखो क्या चीज़ें हैं कि ये डीजल और इलेक्ट्रिफिकेशन में होगा क्या कि 585 जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं वो ऐसे ही बेकार पड़े रहेंगे। लोकोमोटिव्स मतलब कि वो जो इंजन है बेसिकली, वो जो हैं वो ऐसे ही बेकार पड़े रहेंगे 585। तो ये वेस्टफुल ऑफ हमारे रिसोर्सेज नहीं है क्या? कि हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, उनको हम क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिफिकेशन में ये जो आइडल पड़े रहेंगे ये बिकेंगे नहीं। एलेक्सा अगर बिके नहीं, अफ्रीका ने नहीं खरीदे, तो ये तो हमारा रिसोर्स वेस्ट चला जाएगा, ये तो इस स्क्रैप में चला जाएगा। इसमें इंजीनियरिंग है, इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, वो तो बेकार चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया एडिटोरियल में, ऐसा नहीं है कि ये जो 585 हमारे डीजल जो लोकोमोटिव्स हैं ये काम के नहीं है। इनकी अभी जो 60% जो रिमेनिंग लाइफ है, 60% जो लोकोमोटिव्स है उसकी जो लाइफ है अभी बची हुई है 15 साल, उससे ज़्यादा बची हुई है। मतलब कि जो इसमें से एटलीस्ट 60% जो है वो अभी 15 साल तक और चल सकते हैं। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 15 साल का जो रिसोर्स है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको वेस्ट कर रहे हैं। यही कर रहे हैं, नहीं कर रहे? देखो सिंपल सी चीज़ है कि आपके घर में लेट से कार है, ठीक है, लेट से आपकी बड़ी फैमिली है, आपके घर में 10 कार है, ठीक है, 10 कार हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वो जोश चढ़ा है कि किस चीज़ का, कि इलेक्ट्रिफिकेशन करना है भाई, कि डीजल जो पेट्रोल है थोड़ा महंगा हो रहा है और इलेक्ट्रीफाई करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आने हैं ताकि है ना हम भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे। आप क्या करोगे, 10 कारों को साइड में रख दोगे और 10 और ज़्यादा जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुआ कि आपने जो 10 गाड़ियाँ थी आपके पास, आपने तो उन्हें वेस्ट छोड़ दिया। सेम चीज़ गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पे कि 500 इसके 85 लोकोमोटिव्स हैं, उनको वो वेस्ट छोड़ रही है ऐसे ही। अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिफिकेशन में इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, जब एनवायरनमेंट को बचाना है तो इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं हम, पॉल्यूशन नहीं हो रहा, तेल हमारा नहीं लग रहा है, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, तो इतना तो करना पड़ेगा। चलो ये भी तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि चलो करना पड़ेगा। यहाँ पे 2024 तक बताया 760 हो जाएंगे, ये 585 भी जो लोकोमोटिव्स हैं ये 760 हो जाएंगे। अब तुम बोल रहे हो कि सर इलेक्ट्रिफिकेशन में तो ये चीज़ होगी ही होगी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जब हमें करना है तो हमें टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो तो वैसे ही रिडंडेंट हो जाएगी, उसका यूज़ नहीं होगा, तो वो तो वैसे ही स्क्रैप में जानी पड़ेगी। तो ये वेस्टफुल रिसोर्सेज एक बार तो हमें करना ही पड़ेगा। चलो मान लिया तुम्हारा कि ये जो तुम्हारा 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन तुम कर रहे हो, तुम इसे बोल रहे हो कि ये जो लोकोमोटिव्स हैं ये ऐसे ही बेकार पड़ेंगे, एक बार तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, लेकिन इसका कॉन्ट्राडिक्ट भी है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या है? 2-3 चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट है, एक नहीं 2-3 चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है। पहली क्या कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं अपने आप को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, लेकिन फिर भी जो इंडियन रेलवे है वो 2500 जो लोकोमोटिव्स हैं उनको बचा के रखेगी। डीजल वाले कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिफिकेशन वाले नहीं, 2500 जो डीजल वाले लोकोमोटिव्स हैं उनको बचा के रखने का प्लान है, क्योंकि उनको वो यूज़ करेगी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में कहीं भूकंप वगैरह आ जाता है, कहीं सुनामी वगैरह आ जाती है, कोई भी डिजास्टर हो जाता है, वहाँ पे उसको यूज़ करने के लिए स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए उसको बचा के रखेगी। बाकी जो 1000 हो गए डीजल लोकोमोटिव्स, धीरे धीरे करके बहुत सारे आएंगे ना, तो मतलब कि 3500 जो टोटल है वो बचा के रखेगी। 2500 उसमें से बचा के रखेगी किसके लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और 2500 रखेगी कि ट्रैफिक में अगर नीड आ गई, लेट से इलेक्ट्रिफिकेशन वाले जो डब्बे हमारे वो कम पड़ गए तो इनको यूज़ कर लेगी। मतलब कि 3500 साफ जो डीजल वाले हैं उनको बचा के रखेगी। तो ये तो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का मीन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, ये 3500 क्यों बचाना है? ठीक है, पहली चीज़ तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई चीज़ें कि लेट से इसमें भी समझ आता है कि चलो ठीक है सर कि क्या पता फ्यूचर में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दे, लेकिन नीड आ जाए, हमारी ज़रूरत आ जाए अनएक्सपेक्टेडली, तो वहाँ पे तो ये काम आ जाएंगे। ठीक है, आ सकते हैं काम, चलो इस चीज़ को भी मान लिया। लेकिन जो हमारा डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के पीछे, वो क्या? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना प्लस एनवायरनमेंट फ्रेंडली करना। इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना, ये दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी चीज़ें, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का तो जो चीज़ है हमारी, वो तो डायरेक्टली ग्रीन वॉशिंग हो गई। हुई या नहीं हुई? चलो इसको देखते हैं कैसे ये चीज़ है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली वाली बात हो रही है। ये है हमारा इकोनॉमिक, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारा पैसा बचेगा। ये है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये हो गया एनवायरनमेंट जस्टिफिकेशन। ठीक है,
अब बोल रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे तो जो हमारा तेल आता है वो रिड्यूस होगा, लेकिन कितना कंजम्पशन करता है ये तो पहले थोड़ा पता लगा लो कि जो हमारा इंडियन रेलवे है ये कंज्यूम कितना करता है डीजल। देखो यहाँ एडिटोरियल में बताया कि बहुत थोड़ा सा करता है। कितना थोड़ा सा करता है? 1 लीटर करता है क्या? नहीं, 2% करता है। जो टोटल हम डीजल कंज्यूम करते हैं, जो टोटल हम डीजल कंज्यूम करते हैं उसका सिर्फ 2% कंज्यूम करता है। कौन? हमारा जो इंडियन रेलवे है। हमारा जो इंडियन रेलवे 2% कंज्यूम करता है। तो देखो ये तुम्हें लग नहीं रहा कि गलत जगह एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2% जितना कंज्यूम करता है इससे ज़्यादा पैसा तो हमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने में लग जाएगा। तो इस 2% पैसे को बचाना चाहते हो, चलो ठीक है, इसे भी तुम बचा लो। और ट्रक में कितना लगता है? ट्रक में 28% लगता है, तो इसको करो पहले। एग्रीकल्चर में 13%, मतलब कि देखा जाए तो साफ सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि गलत जगह एफर्ट डाल रहे हैं हम, कि 2% को बचा रहे हैं, वो 13 या 28%, यहाँ पे कुछ एफर्ट ही नहीं है। चलो एक तो चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ आ गई कि ये वाला था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला जो गवर्नमेंट बोल रही थी, ये तो एक तरह से मिथ है। एक तरह से मिथ है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डीजल है वही 2% लग रहा है, तो कितना बचेगा? तो मतलब इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्केल पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात करते हैं कि पहला तो हो गया हमारा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इतना नहीं बचेगा जितना हम सोच रहे थे, क्योंकि हम यूज ही, हमारी जो इंडियन रेलवे है वो यूज ही 2% करती है। ट्रक हमारा 28% कर जाते हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है वो हमारा 13% कर जाता है, तो वहाँ पे एफर्ट डालने की जरूरत है, ना कि यहाँ पे। सेकंड चीज़ आती है हमारी क्या, कि इलेक्ट्रिफिकेशन से क्या होगा कि हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। देखो एक चीज़ आप सोच के देखो, ठीक है, कि आप पहले चूल्हा जलाते थे, ठीक है, आप पहले चूल्हा जलाते थे तो क्या होता था, डायरेक्ट आपके घर में धुआं निकलता था, ठीक है, डायरेक्ट आपके घर में धुआं निकलता था। अब आपने क्या करा कि यार ये धुआं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मार्केट से बनी बनाई रोटी लेके आ जाएंगे, ठीक है, मार्केट से बनी बनाई रोटी लेके आ जाएंगे, तो क्या होगा कि चूल्हा नहीं जलेगा हमारा, लेकिन ये चूल्हा कहीं और तो जलेगा ना, रोटी तो तुम्हारी पकेगी, तो ये चूल्हा कहीं और जलेगा, तो यहाँ तुम्हारे घर में पॉल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन किसी और के घर में तो हो रहा है ना। तो यहाँ पे पॉल्यूशन हुआ कम? नहीं हुआ, रोटी तो तुम खा रहे हो, ठीक है। गैस, यहाँ पे तुम्हें गैस से बनानी पड़ेगी रोटी, गैस से बनाओगे तब जाके पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम्हारे यहाँ पे चूल्हा जलता है तो उसको बंद करके तुमने पॉल्यूशन कम कर लिया और मार्केट से रोटी लेके आ गए, लेकिन मार्केट में तो तंदूर जल रहा है और ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो यही सेम चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे हो रही है। कैसे? कि देखो हमारे यहाँ पे ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे तो क्या होगा कि जो है पॉल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर जो 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वही प्रोड्यूस कहाँ से होती है? कोल बेस्ड पावर प्लांट से। सबसे बड़ा इशू तो यही है ना कि हमारे यहाँ पे ग्रीन एनर्जी नहीं है, हमारे यहाँ पे जो है ग्रे एनर्जी है, हमारे यहाँ पे ब्राउन एनर्जी है। ये क्या चीज़ होती है ये भी चलो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ रखा है आपके CAPF के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर। लेकिन पहले ये देखो कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो 50% से ज़्यादा जो प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से हो रही है? धुआं निकाल के हो रही है, कोल वाला जो पावर प्लांट होता है वहाँ से हो रही है। तो ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट बोल रही है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक मिथ है। तो दोनों चीज़ ही मिथ है। और हो क्या रहा है हमारा? हो रहा है हमारा पैसा वेस्ट। क्यों? क्योंकि जो डीजल है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्क्रैप में डाल रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन हो क्या रहा है वो तो आपने देख लिया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक लूप क्रिएट कर रहे हैं पॉल्यूशन का। कैसे कर रहे हैं हम लूप क्रिएट? देखो साफ सीधी बात है, इसको देखो कि इंडियन रेलवे क्या कर रही है, इलेक्ट्रीफाई कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रीफाई करके क्या करेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगी, वो होगी थर्मल प्लांट से और फिर यहाँ पे आएगी। तो क्या हो रहा है, एक पूरा लूप क्रिएट कर रहे हैं पॉल्यूशन का कि डायरेक्टली यहाँ से ना निकल के पॉल्यूशन यहाँ से निकल रहा है। सेम चीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कही जाती है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हमें करना ही चाहिए। देखो करना चाहिए, हमें करना चाहिए ग्रीन एनर्जी का प्रमोशन, ठीक है। ग्रीन एनर्जी हमें ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए। उसके बाद ये सारे जो इनिशिएटिव है ये सारी चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। हम जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसका पाइप चेंज करके कुछ ज़्यादा चीज़ अचीव नहीं कर लेंगे। हमें बेसिकली जड़ को, जो एकदम बेस में प्रॉब्लम है उसको टारगेट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और देखो ये सारी चीज़ यहाँ पे हो गई, ये हो गया कोल ट्रांसपोर्टेशन बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू। देखो और क्या चीज़ है, एक चीज़ और देखो यहाँ पे कि इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे का सोर्स कहाँ से है? सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल जो डिपेंडेंस है इंडियन रेलवे, क्योंकि इंडियन रेलवे भी तो कमाई करती है ना, टिकट वगैरह से तो कितनी कमाई होती नहीं, तो ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन से लेती है। देखो आप एक काम करना, एक चीज़ आजमा के देखना, जो फोर्सेज में बच्चे उनको पता होगा कि है ना, आप अगर 1000 किलोमीटर की खुद जर्नी करेंगे, ठीक है, आप
आपका वेट है 50 किलो, ठीक है, 70 किलो एटलीस्ट, तो 70 तो होगा ही। आपका केस है वेट है 70 किलो, ठीक है, आप 70 किलो की 1000 किलोमीटर की जर्नी करेंगे, आपकी टिकट लेट से लगी 500 रुपये। लेकिन आप अगर एक साइकिल को जर्नी करवाएंगे, साइकिल लेके जाएंगे, आप माल लेके जाएंगे, तो इसी के आपको कम से कम 2500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है कि इंडियन रेलवे जो है कमाई कहीं और से कर रही है, दिख कहीं और से रहा है, ठीक है। कमाई कर रही है वो कहाँ से, जो माल इधर उधर ढोके लेके जाती है। और उसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो कमाई है वो किससे होती है, कोल ट्रांसपोर्टेशन से। देखो एनर्जी, यही तो ग्रीन वॉशिंग है, और क्या कि बोल रही है कुछ और, कर रही है कुछ और। जो कोल ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू 50% एटलीस्ट वहाँ से जनरेट होता है, कहाँ, किसका, इंडियन रेलवे का। तो बेसिकली ये है डायरेक्टली क्या, ग्रीन वॉशिंग की। बोल रही है क्या कि भाई एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर रही है, लेकिन उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे। एक पूरा लूप बना दिया कि दिख नहीं रहा, लेकिन आ रहा है एनवायरनमेंट, आ रहा है जो पॉल्यूशन वो इधर से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। और बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का जो पैसा है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, क्योंकि डीजल जो लोकोमोटिव है जो ऑलरेडी यूजेबल है, 15 साल, अभी आपने देखा था एडिटोरियल में बताया था कि 15 साल तक की उनकी एज अभी रह रही है, उनको वो क्या करेगी, स्क्रैप में डाल देगी। अगर कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो उतने पैसों का तो खरीदेगा नहीं जितने का नया बना था। तो हमारी एटलीस्ट हो क्या रहा है कि हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, जो टैक्स पेयर है उनकी मनी वेस्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे वही बताया कि सिर्फ स्लोगन देने से काम नहीं होगा, हमें एकदम ही वेल थॉट आउट पॉलिसी को क्रिएट करना पड़ेगा, एक पूरी एक पॉलिसी को क्रिएट करना पड़ेगा। ये ग्रीन वॉशिंग से काम नहीं चलने वाला। यही एडिटोरियल का बेसिकली मोटिव। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो एडिटोरियल है, ग्रीन वॉशिंग क्या चीज़ होती है। अगर ग्रीन वॉशिंग पे कुछ आ जाता है तो इंडियन रेलवे का ये फॉर्टर पॉइंट जरूर लिखना, ठीक है। और इंडियन रेलवे पे आता है तो ये चीज़ें भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो बस अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाते रहो, अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते रहो, क्योंकि जो एस्से राइटिंग है, वो एस्से राइटिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग को ही रिफ्लेक्ट करती है। आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितना समझ आता है चीज़ों को। समझ जो वर्ड है ना, बहुत ज़बरदस्त वर्ड है कि आपको कितना समझ आता है, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के साथ, ठीक है। यही चीज़ कौन सी चीज़ टेस्ट करती है, एस्से राइटिंग। क्योंकि एस्से राइटिंग में आप फैक्ट नहीं लिखते, एस्से राइटिंग में आप डिस्कशन करते हो। जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये हम डिस्कशन करते हैं एस्से राइटिंग के अंदर। एस्से राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो थोड़े से फैक्ट हैं उसको लिख दो, आपको डिस्कस करना होता है चीज़ों को। और यही डिस्कशन हम कर रहे हैं, यही डिस्कशन मैं चाहता हूँ कि आप भी करें जब एस्से लिखें। तो आप एस्से लिखना चालू करो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको एटलीस्ट 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिख के लिखो। थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे गौतम की तबीयत खराब चल रही है, अभी वो ऐसे नहीं भेज रहा, तो वो चीज़ हो जाती है। तो आप क्या करना कि जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसके डिस्कशन ग्रुप में इसको सेंड करना, ताकि जो और बच्चे हैं वो भी इवेल्युएट कर पाएँ और मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा कमेंट कर पाऊँ, ठीक है। इंडिविजुअली भेजने से अच्छा ये चीज़ है कि आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी और दूसरों की भी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी। तो सब लिख के वहाँ पे सेंड करा करो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उस्ताद जाकिर हुसैन के ऊपर आज का आर्टिकल है। देखो जाकिर हुसैन जी जो तबले के मास्टर थे, 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को में अभी उनका देहांत हो गया। तो हमारे देश के लिए तो हानि की बात है बहुत ही, कि इतने जो ग्रेट हमारे इंडियन जो म्यूजिशियन थे उनकी डेथ हो गई। तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना बनता ही है, थोड़ा सा उनका लाइफ ब्रीफ में देख लेते हैं। क्योंकि हमारे जो है सीएपीएफ के अंदर देखो, हर चीज़ तो सीएपीएफ के टारगेट से हम देखेंगे ही, तो भले ही कुछ भी इवेंट हो, हमें तो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तो उसी के इवेंट से हम देखेंगे। और ये जो इनकी लाइफ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पे पेपर 1 के अंदर इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इनकी थोड़ी सी लाइफ को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। इनका जन्म बेसिकली मुंबई माहिम में हुआ था, और 3 साल की उम्र से ये तबला बजा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में क्या क्या अचीवमेंट करी, क्या क्या चीज़ करी, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से किसको पद्म भूषण मिल रखा है, किसी को पद्मश्री मिल रखा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम आ जाती है जब हमें इंडिविजुअल की लाइफ के बारे में पता हो, ठीक है। तो जो हमारे जाकिर हुसैन जी थे, जाकिर हुसैन जी ने जो उनका जो तबला था, उनको वो यूनिवर्सल पीस और ह्यूमैनिटी तक लेके गए थे। उनकी जो वॉइस थी, उसका मतलब ही कहीं ना कहीं पीस और ह्यूमैनिटी आ जाता था। उन्होंने पढ़ाया भी है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में, और सैन फ्रांसिस्को में एक कॉलेज है, उस्ताद अली अकबर खान म्यूज़िक कॉलेज, उसको भी ज्वाइन करा था। उन्होंने एक फाउंडेशन रखी थी शक्ति नाम से 1973 में जॉन लाफलिन के साथ। तो एक चीज़ वो है, कोलैबोरेशन करा था।
बहुत जो ग्रेट पर्सनैलिटी है, जैसे हमारे पंडित रविशंकर जी हो गए, पंडित शिव कुमार शर्मा जी हो गए और अली अकबर खान जी हो गए, इनके साथ कोलैबोरेशन करके इनके साथ तालमेल किया था। अवार्ड की बात आती है तो देखो अवार्ड, ये सारी चीज़ तो ज़रूर याद रख लेना कि अवार्ड कौन कौन से मिले थे। ग्रैमी अवार्ड मिला था इनको 4 टाइम, इनको ग्रैमी 4 टाइम इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, 4x। पद्म विभूषण, पद्म भूषण नहीं पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था हमारे जाकिर हुसैन जी को। पद्म विभूषण जो है सिविलियन अवार्ड है, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इनको कल्चरल एम्बेसडर भी कहा जाता था। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, बस इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, पद्म पीवी, पद्म विभूषण, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इजी है बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो कमेंट करते हो तो क्या होता है, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अब किसी दिन तुम्हारा मन कर रहा है कि चलो देख लेते हैं, अब थोड़ी सी सॉरी, अब जैसे किसी दिन तुम्हारा मन कर रहा है कि बहुत ज़्यादा तुम मोटिवेटेड हो कि भाई बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एकदम सीरियस होना है सीएपीएफ एग्जाम को, इस बार 2025 वाला ये लास्ट अटेम्प्ट बना देना है, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर देखोगे। बस ये जो सीरियसनेस है, ये जो मोटिवेशन है, ये ज़्यादा टाइम की नहीं चलती है, थोड़े टाइम की होती है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या तुम क्या करोगे, छोड़ो यार आप ही नहीं, 5-10 मिनट बाद देख लेंगे, अभी थोड़ी सर्दी हो रही है, थोड़ा रजाई में बैठ जाते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, तुम्हारा ये जो देखते हो डिस्कशन, ये जो रिवीजन है बेसिकली, ये तो तुम्हारा, ठीक है, डिस्कशन क्या है, रिवीजन है, जो तुमने पढ़ा है ऑलरेडी। क्योंकि मैं डिस्कशन ये जो पीडीएफ है ये तो पहले ही शेयर कर लेता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, अब तुम उसको रीड कर ले, तो रीड करने के बाद तुम रिवीजन जो करते हो वो इस वीडियो के लेक्चर के थ्रू करते हो, ठीक है। तो जब रिवीजन करते हो तो स्टिक हो जाती है माइंड में चीज़, ज़्यादा टाइम तक रहती है, ठीक है। तो ये रिवीजन तुम्हारा मिस हो जाता है, ठीक है, जब तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होता है। तो इस मोटिवेशन को डाउन ना करो, तो मोटिवेशन पे रिलाई ना करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन बना लो, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी बना लो। वो कैसे बनेगी कि तुम क्या करो, कमेंट करो। जब कमेंट करोगे तो तुम्हें पता होगा कि सर देख रहे हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा सर देख रहे हैं, तो सर को अकाउंटेबिलिटी हमारी सेट करनी है सर के लिए कि सर हम रिवीजन ज़रूर करेंगे इस पीडीएफ का। तो वो अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी किससे होगी, कमेंट करके, ठीक है। तो कमेंट करो तुम। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। ये देखो इसका भी एडिटोरियल आया था हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिटोरियल आया था। कॉस्ट, बेसिकली हाइड्रोजन क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन कॉस्टली हो रहा है, उसके ऊपर एडिटोरियल था। एडिटोरियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं थे तो मैंने डिस्कस नहीं करा। लेकिन हाइड्रोजन के लिए पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सीएपीएफ एग्जाम है, यूपीएससी हमारा सीएपीएफ है, ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि भाई ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए होती है, पहला ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया ब्लू बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ये आ रखा है प्रीवियस ईयर में आ रखा है, एक बार देखोगे ना 2024 में ही आ रखा है, शायद ये 2024 के अंदर ही आ रखा है। और एनसीईआरटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 10th तक में तो है नहीं, 10th के बाद जो है बायोलॉजी वाला जो बोलते हैं ना कि 12th क्लास की जो लास्ट 4 चैप्टर है उनको थोड़ा सा पढ़ लेना, उन 4 चैप्टर में से एक बायोटेक्नोलॉजी था, ठीक है। लेकिन उस बायोटेक्नोलॉजी में ये दे ही नहीं रखा कि ग्रीन कहाँ से है, ब्लू कहाँ से है, ये कहाँ से है, वो कहाँ से है, तो वो कहाँ से करोगे, ठीक है। जब तक पता नहीं होगा नहीं कर पाओगे ना, तो ये सारी चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो उसी के लिए ये जो हाइड्रोजन है ऐसा दिया नहीं था, ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से ही करा है। हाइड्रोजन को थोड़ा सा आपको बताना है कि ग्रीन कौन सा होता है, ब्लू कौन सा होता है, येलो कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हाइड्रोजन समझ लो। हाइड्रोजन बेसिकली, हाइड्रोजन इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, ठीक है। क्लीन एनर्जी सोर्सेज होता है। हाइड्रोजन बनता कैसे है, देखो सबसे ज़्यादा सरल चीज़ क्या है, हाइड्रोजन को बनाना बहुत ज़्यादा एबंडेंट मात्रा में है। कह दो सर ये एटमॉस्फेयर में तो हमें नहीं पता है या नहीं, हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा वो है कि जरा सी आग लगाओ तो जल जाती है, एटमॉस्फेयर में कैसे होगा, कैसे बनाएंगे हम। देखो पानी तो है ना हमारे पास, वाटर, वाटर में क्या होता है H2O। H2O क्या होता है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है। तो ये आप बोलोगे सर ये मॉलिक्यूल तो समझ नहीं आता, चलो कोई नहीं, समझ नहीं आता तो देखो एक चीज़ और देखो, अभी मैं एक रिवर्स इंजीनियरिंग सीरीज लेके आऊँगा, आज से स्टार्ट करूंगा आरई सीरीज में बेसिकली हम करेंगे क्या, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर आ रखे हैं 2024 से स्टार्ट करेंगे, बैक जाएंगे एकदम बैक, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका ना तो मैं तुम्हें सोर्स बताऊंगा क्या है और ना ही मैं उनका आंसर बताऊंगा, मैं सिर्फ जो वो टॉपिक है उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्योंकि उन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि सीएपीएफ की आदत है, सीएपीएफ की क्या आदत है कि वो रिपीट करता है हर चीज़ को, क्या करता है, रिपीट करता है क्वेश्चंस को।
तो ये जो हमारी RE सीरीज होगी, रिवर्स इंजीनियरिंग जो सीरीज होगी, वो क्या करेगी, रिवर्सली चलेंगे हम, टॉपिक को कैसे डिस्कस करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसके जो हमारा एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी इजी लैंग्वेज में इसको डिस्कस करेंगे, जो भी दे रखा होगा साइंस वाइंस। सबसे पहले तो केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। तो जो साइंस वगैरह है वो बहुत ही सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे को वो सारी लैंग्वेज समझ नहीं आती जो बहुत बुकिश लैंग्वेज होती है। सरल भाषा में जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें डिस्कस करेंगे साइंस के टॉपिक को भी, ठीक है। तो चलो हम हाइड्रोजन डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे आ गए। हाइड्रोजन में सबसे पहले आता है ग्रीन हाइड्रोजन। देखो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जो हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसको जैसे सोलर पावर हो गई, जैसे विंड पावर हो गई, इसको यूज करके, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को अलग करना है हमें, ठीक है। ऑक्सीजन को अलग करो, हाइड्रोजन को अलग करो। कैसे अलग करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है, तार वार डाल देते हैं पानी के अंदर, पानी में एक दो तार डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होती है वो निकल के इधर आ जाती है और यहाँ पे माचिस, ये एनसीईआरटी के अंदर भी कर रखा है, एनसीईआरटी, ठीक है, इसके अंदर भी कर रखा है। यहाँ पे तुम आग जलाओगे तो ये पटपट करके भूलता है, ठीक है। तो ये क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, हमें तो सिर्फ ये प्रोसेस को याद रखना ना, ये आएगा इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है। इससे हम क्या बनाते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके हम बनाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा होता है ग्रे हाइड्रोजन। दूसरा क्या है, ग्रे हाइड्रोजन। देखो ग्रे हाइड्रोजन ऐसा नहीं है कलर ग्रे होता है, उसका कलर ग्रे नहीं होता, कलर तो वही हाइड्रोजन का होता है। यहाँ पे जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं नेचुरल गैस। पहले हम क्या यूज कर रहे थे, रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रे हाइड्रोजन में हम नेचुरल गैस यूज करते हैं, मीथेन वगैरह हो गई। इसमें स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग जो प्रोसेस है वो यूज करते हैं, मतलब मीथेन यूज करते हैं। तो थोड़ा जब मीथेन यूज करेंगे तो CO2 तो एमिशन होगा ही होगा, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ग्रे हाइड्रोजन। फिर आता है हमारा ब्लू हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर इसमें ब्लू में पानी यूज करते हैं क्या, देखो ब्लू में पानी नहीं, पानी तो सब में यूज कर रहे हैं। ब्लू में क्या हो रहा है कि जब हम जैसे यहाँ पे ये मीथेन यूज करी थी ना, मीथेन यूज करने के बाद मीथेन का जो CO2 था वो तो एनवायरनमेंट में मिल गया था, हवा में मिल गया था ना, तो वो हो गई ग्रे हाइड्रोजन। लेकिन अब यहाँ पे जो CO2 निकलेगा, हम अगर गैस यूज करेंगे, गैस यूज करने के बाद CO2 जो निकलेगा, उस CO2 को हम क्या करेंगे, पानी के अंदर सेट कर देंगे, पानी के अंदर स्टोर कर देंगे, कार्बन कैप्चर स्टोरेज उसे ही कह रहे हैं, ठीक है। पानी के अंदर उसके CO2 को स्टोर कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, ब्लू हाइड्रोजन, समझ गए। उसके बाद होता है टर्कोइश हाइड्रोजन। टर्कोइश हाइड्रोजन में क्या करते हैं, वही चीज मीथेन प्रोपोलिसिस जो है वो मेथड यूज करते हैं। मीथेन निकली, CO2 निकला, अब CO2 को हमने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एनवायरनमेंट में मिल गया ग्रे हाइड्रोजन, पानी में मिला दिया उसको, CO2 को हमने पानी में मिला दिया, ब्लू हाइड्रोजन, उसी को सॉलिड बना दिया, तो टर्कोइश हाइड्रोजन, समझ गए। अब पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन क्या होती है, देखो पिंक हाइड्रोजन नाम तो पिंक दे रखा है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं। पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इन दोनों को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में तुम क्या चीज यूज कर रहे हो, मीथेन यूज कर रहे हो। मीथेन यूज कर रहे हो, जो हमारा कार्बन है वो हवा में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, ग्रे। अगर उसमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हो तो वो हो जाएगी क्या, ग्रीन। अगर इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, जो कार्बन निकल रहा है ना उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, टर्कोइश हो जाएगी। अगर इसमें न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हो तो पिंक हाइड्रोजन, ठीक है। बस इतना सा याद रखना बच्चों। उसके बाद येलो हाइड्रोजन। ये येलो हाइड्रोजन क्या होती है, देखो येलो येलो डर्टी फेलो, इधर देखो येलो हाइड्रोजन क्या होती है। येलो हाइड्रोजन होती है कि जब हम वही इलेक्ट्रोलिसिस जो यूज कर रहे हैं उसमें ग्रिड की एनर्जी यूज करें। अब ग्रिड में ये जो होती है, ग्रिड यहाँ पे जो वर्ड आ जाए तो वो येलो हो जाएगी, ठीक है। ग्रिड एनर्जी मतलब ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी भी हो सकती है और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकती है, लेकिन वो आएगी कहाँ से, ग्रिड से, तो येलो हाइड्रोजन। उसके बाद ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन, ठीक है। ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन ये क्या होती है, देखो ग्रे में क्या यूज कर रहे थे हम, ग्रे में हम यूज कर रहे थे मीथेन गैस यूज कर रहे थे, लेकिन अगर कोयला यूज करें तो वो हो जाएगी ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या, हाइड्रोजन की कॉन्सेप्ट। पेपर 1 के अंदर ऐसे टॉपिक आते हैं, देख लेना। 2024 का पेपर बायोटेक्नोलॉजी से पूछा था, उसमें बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है ये नहीं पूछा था कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ करते हैं, ये कहाँ यूज़ करते हैं, वो कहाँ यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आ सकती है। इसमें रॉन्गली पेयर्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बताओ कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
नेक्स्ट चलते हैं, सॉर्ड ऑफ ऑनर। देखो कल के न्यूज़पेपर में था, ये आज वाला नहीं है, कल में नहीं आ पाया था, ठीक है, कल में नहीं डिस्कस करा था, लेकिन आज में डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा अलग है, अलग एंगल से डिस्कस करते हैं। देखो कल न्यूज़पेपर में तो ऐसे दिखा रखा था कि राम टेम्पल को है, उसको ये सॉर्ड ऑफ ऑनर मिल गया, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वो सीरीज़ कर रहा हूँ ना, रिन्यूएबल, ये हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग सीरीज़, इसके अंदर मुझे समझ आ रहा है क्या कि जो हमारा CAPF एग्ज़ाम है, आपको भी समझ आएगा। अगर बिल्कुल नए हो, 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2026 के लिए प्रिपेयर करो और एकदम नए हो, कभी देखा ही नहीं है CAPF क्या होता है, कोई पेपर डिस्कस ही नहीं करा, आपके लिए 100% बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। यूट्यूब पे ही है, ऐसा नहीं है पेड है, फ्री है एकदम, ठीक है, क्योंकि मेरी ज़्यादातर चीज़ें फ्री होती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मेरा खर्चा चलाने के लिए होती है, पेड होती है, बाकी सारी चीज़ें फ्री है, ठीक है। तो ये भी हमारी एकदम आपकी जो नॉलेज है उसको सॉलिड स्ट्रॉन्ग कर देगा, इसको देखना मत भूलना, ठीक है, इसको ज़रूर देखना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना जो नए हो एकदम, और जो पुराने हैं उनको भी समझ आएगा कि भाई जो हम देख रहे थे वैसा है नहीं है पेपर तो उल्टा सीधा करके पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। आज डिस्कस करेंगे, समझ आ जाएगा कैसे बोल रहा हूँ कि न्यूज़ कुछ होती है और पूछ कुछ हो लेता है उस न्यूज़ से। 2024 के अंदर न्यूज़ कुछ थी, और PIB में एक न्यूज़ आई थी, लेट्स से आपको मैं बताऊँ, PIB के अंदर 2024 का पेपर था, जुलाई के अंदर कुछ न्यूज़ आई थी मुनाल पेंटिंग से रिलेटेड न्यूज़ आई थी। तो पेंटिंग से रिलेटेड तो कोई वो पूछा नहीं, उसने पेंट का पूछ लिया, और पेंट पूरी NCERT में नहीं दे रखा, पेंट में क्या क्या वो चीज़ यूज़ होती है पूरी NCERT में नहीं दे रखा, लेकिन अगर थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो वो कर सकते हैं। तो सारी चीज़ देखेंगे कि भाई कौन से कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं, कितने डिफिकल्ट आते हैं, और कितने ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हो ही नहीं सकते, जो दिख रहा है हो जाएंगे लेकिन हो नहीं सकते वो क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हमारा किसमें, रिवर्स इंजीनियरिंग की सीरीज़ है जो, उसमें डिस्कस करेंगे, तो इसको देखना मत भूलना, ठीक है। चलो राम मंदिर वाला देख लेते हैं, पहले ये था, देखो राम मंदिर को अभी सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से, ठीक है। ये बेसिकली न्यूज़ है, बनाया किसने था, L&T ने बनाया था, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने, ठीक है, L&T जो कंपनी है उसने बनाया था। अवार्ड दिया जाता है सेफ्टी मैनेजमेंट के, प्रेस्टिजियस सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, सॉर्ड ऑफ ऑनर क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो अवार्ड किसने दिया, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने, ठीक है। सेफ्टी आ गया तो समझ लो कि ये जो अवार्ड है ये सेफ्टी के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है जब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे राम मंदिर है, उसको 5 स्टार रेटिंग दे रखी हो इस काउंसिल ने सेफ्टी ऑडिट में। पहले तो इसका सेफ्टी ऑडिट होगा ना, सेफ्टी ऑडिट करने के बाद इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी हो, 5 स्टार दे रखे हो, ठीक है, तब वो इसके लिए एलिजिबल होगा। अवार्ड की प्रोसेस क्या है, पहले तो ऑडिट होगा, फिर ऑन साइट एक्टिविटी असेसमेंट होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखा जाएगा क्या कि ये वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड से देखा जाएगा, मतलब कि जो वहाँ पे प्रोसेस यूज़ करी है उसको बनाने के लिए, किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करी है कितनी वो सेफ है, उस सेफ्टी एंगल से देखा जाएगा, उस सेफ्टी एंगल से सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इसको थोड़ा सा आंसर करना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा सा पढ़ो और पढ़ के आंसर करो, क्या तुम आंसर कर पा रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो न्यूज़ कुछ और है, न्यूज़ क्या है कि हमारे जो 11 इंडियंस हैं वो जॉर्जिया के अंदर एक रिजॉर्ट है माउंटेन के ऊपर, वहाँ पे वो मर गए। अब ऐसा नहीं है कि गोलीबारी हुई, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वो रात को, जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत ही होता है, सर्दियों के अंदर तो बहुत न्यूज़ देखने को आती है क्या कि रात को अंगीठी जला के सो जाते हैं और सुबह फिर वो भगवान के पास पाते हैं। तो वो क्या चीज़ है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO2 नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO से कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है भाई, क्या चीज़ है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, जब सारी चीज़ देखेंगे, चलो पहले स्टार्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे स्मेल आती है क्या कार्बन मोनोऑक्साइड की, नहीं आती स्मेल, आती तो अंगीठी को हम कमरे में ही क्यों रखते हैं, ठीक है। ऑर्डरलेस है, कलरलेस है और टेस्टलेस है, देखो तीनों चीज़ नहीं है तभी तो हमें पता नहीं चलता, और अंगीठी को कमरे में रख के बंद करके हम सो जाते हैं, ये चीज़ तो एकदम नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे होती है, देखो कोई भी चीज़ जो है अगर हम उसको जला रहे हैं, ठीक है, अधूरा जला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या निकलेगा, किसी भी चीज़ को हम अधूरा जला रहे हैं, मतलब वहाँ पे प्रोविज़न होना चाहिए कि वो कार्बन रिलीज करने वाली हो, ठीक है। ऐसा नहीं प्लास्टिक को जला रहे हैं तो वहाँ पे भी, तो किसी भी चीज़ को हम इनकम्प्लीट जला रहे हैं तो वहाँ पे क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल,
सिगरेट, ठीक है। सिगरेट क्या चीज़ है, सिगरेट को अधूरा ही तो जलाते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जलाते हैं और फिर वो खींचते हैं, तो क्या होता है कि वो आगे वाला भी जलता रहता है। तो नशा कैसे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है, CO से। वो क्या करता है, तुम्हारे सेंसेस को ब्लॉक कर देता है। कैसे करता है वो सारी चीज़ देखेंगे। सोर्सेज क्या है, व्हीकल्स हो गए, डीजल वाले व्हीकल सारे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं। गैस एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल मशीनरी, पावर जनरेटर्स, सारी जगह जहाँ पे भी अधूरी चीज़ कुछ जलेगी तो वहाँ पे क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जहाँ पे भी अधूरी चीज़ जलेगी वहाँ पे क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये सारी चीज़ें जो बोलता हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए। कैसे, देखो जब हम ये हमारी जो है सीरीज है हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग सीरीज, इसको डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि मैं एकदम इजी लैंग्वेज में तुम्हें जो चीज़ बताता हूँ उसी को अगर एप्लीकेबल कर लोगे, अप्लाई कर लोगे एग्जाम के अंदर, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तुम्हें साइंटिस्ट थोड़ा ना बनना है, तुम्हें तो अपना आंसर निकालना है ना, तुम्हें तो अपना आंसर टिक करना है। पेपर 1 में क्या करना है, लिखना है तुम्हें कि ये प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस क्या होती है, ये मॉलिक्यूल कैसे आता है, वो एटम कैसे आता है, ये थोड़ा ना लिखना है, तुम्हें तो टिक करना है, ठीक है। वो टिक कैसे करना है, वो ऐसे ही करना है कि अधूरी जो चीज़ जलेगी क्या निकलेगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इतना याद रखो बस। होता क्या है इसमें, देखो सिगरेट पीते हैं तो क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है धुआं। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो करता क्या है कि देखो ब्लड में क्या होता है, RBC होते हैं। RBC क्या करते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन है उसको प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गन्स को। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे CO जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, वो हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन से पहले मिल जाता है, ऑक्सीजन से भी तेजी से मिल जाता है। तो वो ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है। उसी की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़े से सेंसलेस हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन से तेजीली ये हमारी हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। उसी की वजह से जो ऑक्सीजन है उसको रोक देता है। जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजन को लेके जाता है ना, हमारा हीमोग्लोबिन ब्लड को लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, उसको रोक देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो CO है वो प्रिवेलेंट करती है, वो थोड़ी सी डोमिनेट हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है। होता है क्या कि सर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, सर भारी भारी हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है, फटीग, नोजिया, उल्टी वगैरह आती है और अनकॉन्शियस होके सीधा भगवान के पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। समझ आया कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या प्रभाव है। क्योंकि न्यूज़ जो आई है, न्यूज़ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछेगा तुमसे कि कौन सी कंट्री में 11 इंडियंस मर गए, वो पूछेगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है होती है वो ऑक्सीजन से थोड़ा सा डिले जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर मिलती है। रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, वो तेजी से मिलती है। इसको रोके कैसे, देखो ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दो, मास्क लगा दो, ऑक्सीजन का डायरेक्ट सिलेंडर मुंह पे लगा दो, और क्या हो गया। वही सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी दे दो। इसको क्या किसी और नाम से जानते हैं, साइलेंट किलर। क्यों, क्योंकि सोते सोते लोग भगवान के पास चले जाते हैं, इसलिए साइलेंट किलर कहते हैं किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। चलो अब ये क्वेश्चन है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करो। कौन सा वाला है, ये हमारा है 4th, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें पता लगेगा कि थोड़ा समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। देखो ये PIB के अंदर भी था, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा सा वेट करता हूँ कि कहीं PIB में के अंदर, क्योंकि PIB तो बहुत सारी न्यूज़ें निकालता है ना, सारी थोड़ा ना याद करते रहोगे तुम। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, न्यूज़पेपर, क्यों जो हर टॉपर है बोलता है भाई न्यूज़पेपर पढ़ो, वो नहीं बोलता PIB पढ़ो। बोलता है क्या, बोलता है देख लेना थोड़ा थोड़ा, लेकिन कहता है न्यूज़पेपर को मत छोड़ना, न्यूज़पेपर को मत छोड़ना। क्यों मत छोड़ना, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर सारी चीज़ें आएंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारी न्यूज़पेपर के अंदर आएगी। PIB वाली भी आएगी, वो मैंने तुम्हें कितनी बार दिखाया है कि सारी चीज़ PIB वाली भी घुमा फिरा के न्यूज़पेपर के अंदर आती है, अगर उसकी वैल्यू होती है तो, ठीक है। तो PIB के अंदर आ रखा था क्या, मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का कल, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं करा, लेकिन आज न्यूज़पेपर में आ गया तो अब तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। देखो हुआ क्या, स्विट्जरलैंड ने क्या करा कि इंडिया का जो स्टेटस था मोस्ट फेवर्ड नेशन का, उसको सस्पेंड कर दिया अंडर किसके, DTAA के अंदर, ठीक है। DTAA के अंदर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। क्या चीज़ होती है मोस्ट फॉरवर्ड नेशन और ये हमारा DTAA, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। स्विट्जरलैंड ने करा, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना नाम, क्या पता पूछ ले कि भाई कौन से अभी रिसेंटली कौन से देश ने हमारी जो इंडिया का जो मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उसको ब्लॉक कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। तो देखो ये चीज़ देखते हैं, इससे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो क्या चीज़ होती है मोस्ट फेवर्ड नेशन, देखो अगर होता किसके अंदर है, WTO के अंदर आता है ये चीज़, ठीक है। ट्रेड आ गया ना,
ट्रेड WTO के अंदर आता है, ये मोस्ट फेवर्ड और ये DTAA, ये सारी चीज़ें इसी के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, WTO के। होता क्या है मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर, देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया को स्विट्जरलैंड ने बोला कि तू अब से मेरा भाई है, भाई मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन हो गया, कि बोला कि तो अब से मेरा भाई है, अब देखो मैंने ये स्टेटस दे दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का, तो इंडिया को वो स्पेशल कुछ ट्रीट करने लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन ये थोड़ा सा मिथ ही दे रखा है एक तरह से। इसमें होता क्या है कि जिन कंट्रियों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस मिल रखा होता है उन सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, बस इक्वली ट्रीट करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। बस ये चीज़ है हमारा क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन, कि यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई स्पेशल बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा, बस इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब स्टेटस हटा दिया तो इंडिया के लिए थोड़ा सा वो जो टैरिफ है वो बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ करेगा, यहाँ पे अड़ंगे अड़ाएगा। डेवलप्ड कंट्री करती रहती है ऐसे हमारी इंडिया के साथ। तो इसीलिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जब मिलता है तो होता क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बस इतना चीज़ याद रखना, ठीक है। यही चीज़ है, ये देखो, वन कंट्री ट्रीट अनदर कंट्री फेवरली एंड मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर, बेनिफिट टू ऑल कंट्री, वही सारी चीज़, इक्वालिटी और वही डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो एक कंट्री को बेनिफिट मिलेगा वो तुम्हें भी मिलेगा, एक को फेवर मिलेगा तो तुम्हें भी मिलेगा, ठीक है, वही है क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। होता किस लिए, पर्पस क्या है, ट्रेड में इक्वालिटी लाने के लिए, ट्रेड अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी लाने के लिए क्यों, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन कॉन्सेप्ट ही WTO का है ट्रेड में। अब ये हो गया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये क्या चीज़ होती है। मोस्ट फेवर्ड नेशन तो समझ लिया, इक्वालिटी वगैरह, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, एक को फायदा मिलेगा तो सबको फायदा मिलेगा, एक को कुछ बेनिफिट मिलेगा तो सबको बेनिफिट मिलेगा, वही चीज़ है क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा यहाँ पे, बस इस वर्ड को याद रखना, इक्वल ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ये वाला वर्ड, ठीक है, ये पर्पस है। अब आता है सेकंड, डबल ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या चीज़ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। देखो लेट्स से तुम एज्यूम करो इंडिया, ये इंडिया है और ये हमारा फ्रांस है, ठीक है। अब तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, ठीक है, तुमने क्या करा, इंडिया में तुम्हारा टर्नओवर 10 करोड़ रुपए का चल रहा है, फ्रांस में जाके भी 20 करोड़ की कंपनी तुमने खोल ली, ठीक है। अब तुमने क्या करा, यहाँ पे 20 करोड़ रुपए कमाए, अब फ्रांस ने क्या करा, तुमसे टैक्स ले लिया 20 करोड़ के ऊपर, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, चाहे तुम्हारे वो पेंशन से प्रॉफिट हो, किसी चीज़ से भी प्रॉफिट होगा, किसी भी इनकम के ऊपर प्रॉफिट होगा, उसमें टैक्स लगता है, ठीक है। अब तुम्हारा टैक्स जो है फ्रांस ने ले लिया, ऑलरेडी ले लिया, तुमसे 1 करोड़ रुपए टैक्स ले लिया। अब तुम इसी पैसे को लेके इंडिया में, इंडिया बोलेगा यार तू तो वहां से कमा के लाया है, तेरे को तो बेनिफिट हुआ है, मैं भी टैक्स लूंगा। तो क्या होगा, तुम एक ही पैसे के ऊपर 2 बार टैक्स दे देते हो, दे दिया नहीं दे दिया, एक तो ये फ्रांस में दे दिया, एक इंडिया में दे दिया। लेकिन अगर इनके बीच में DTAA हो रखा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो फ्रांस बोलेगा कि यार देख, हमने तो ये एग्रीमेंट साइन कर रखा है इंडिया और फ्रांस ने, तो इस बंदे ने 20 करोड़ रुपए कमाए थे, 1 करोड़ मेरे को टैक्स दे दिया, तो तू इससे अब टैक्स मत लियो क्योंकि हमारा ये एग्रीमेंट है। ये चीज़ है क्या, ये वाला डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, की 2 कंट्रियों के ऊपर एक ही पैसे के ऊपर डबल टैक्स नहीं लगेगा, एक में लग गया तो बस उतना ही इनफ है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये है हमारा DTAA, बहुत सिंपल चीज़, ठीक है। पर्पस क्या है, वही कि डबल टैक्स को जो लगाना है उसको अवॉइड करना, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर ये है 5, हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 ही है ना, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर समझ आया हो तो। चलो आज का डिस्कशन हो गया, और अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।